हर हर महादेव, जय श्री केदार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर इंडियन सोलो ट्रैवलर में। उम्मीद है महादेव की कृपा से आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की पैदल यात्रा पर ले चलूंगा और रास्ते के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस टाइम हम हैं गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड पे। ये जो पैदल यात्रा है वैसे तो लिखा है कि यह 16 किलोमीटर की यात्रा है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये यात्रा 21 से 22 किलोमीटर तक की होने वाली है, क्योंकि केदारनाथ आपदा जो 2013 में आई थी उससे पहले यह दूरी 16 किलोमीटर की थी। आपदा के बाद ये रास्ते टूट गए और उनकी जगह नए रास्ते बनाए गए जिनकी दूरी 21 से 22 किलोमीटर है। 2013 में जो आपदा आई थी उसके निशान आज भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर दिल सहम जाता है, जिनको मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और महादेव का नाम लेकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पैदल यात्रा की। हम इस समय गौरीकुंड में हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पर सभी श्रद्धालु अपनी यात्रा शुरू करने से पहले स्नान जरूर करते हैं। यहाँ पर महादेव जी का अद्भुत चमत्कार है। एक तो इस सर्दी के मौसम में मंदाकिनी नदी में बिल्कुल ठंडा पानी बह रहा है और दूसरी तरफ इस कुंड में गर्म पानी है जो बहुत ही अद्भुत है। गौरी कुंड के बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इसी स्थान पर कड़ी तपस्या की थी। पार्वती माता का दूसरा नाम गौरा भी है और उन्हीं के नाम पर इस स्थान को गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। अगर आप गौरीकुंड से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। गौरीकुंड में स्नान करने के बाद अब चलते हैं अपनी केदारनाथ यात्रा पर। यह जो पैदल यात्रा है यह 21 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। किसी यात्री को तो इस यात्रा में 12 से 14 घंटे भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है यात्री के शरीर और स्टेमिना पर। आप जितना जल्दी हो सके अपनी यात्रा सुबह 4 या 5 बजे तक शुरू कर दें, तभी आप केदारनाथ मंदिर में शाम तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जब आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो सबसे मेन है समय का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर समय के अनुसार आप यात्रा करेंगे तो आप आसानी से मंदिर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते जाते हैं मौसम जो है वह चेंज होता रहता है, ठंड भी बढ़ती जाती है और जैसे ही आप 4-5 किलोमीटर के पहले पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पर बारिश और बर्फबारी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। दोस्तों, यात्रा पर निकलने के बाद हमें यहाँ पहला बोर्ड जो मिला है जिसमें केदारनाथ जी है 15.5 किलोमीटर, और जो हमारा पहला पड़ाव है वो है जंगल चट्टी। दोस्तों, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा गेट नज़र आता है और इसी गेट के बाद ही हमारी असली यात्रा शुरू होती है। तो आइए इस गेट से अपनी एंट्री करते हैं और आपको यात्रा पर लेके चलते हैं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम यात्रा के मैक्सिमम रास्ते को कवर करते हुए जाएंगे ताकि आपको रास्ते के बारे में कोई डाउट ना रहे। दोस्तों, आप केदारनाथ यात्रा पर 5 तरीके से जा सकते हैं। पहला तो आप देख ही रहे हैं पालकी, जिसे 4 आदमी आपको लेकर जाते हैं, जिसका खर्च लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आता है। दूसरा है पिट्ठू, जिसमें एक ही बंदा आपको अपनी पीठ पर लादकर आपको धाम तक पहुंचाएगा। उसका किराया आपके वजन के हिसाब पर डिपेंड करता है। अगर आपका वजन 70 से 80 किलो तक है तो उसका चार्ज आपको 5 या 6 हज़ार रुपये तक देना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है घोड़ा या खच्चर। आप खच्चर पर भी अपनी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं, जिसका सरकारी रेट गौरीकुंड से केदारनाथ तक 3200 रुपये है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सके तो आप गौरीकुंड से ही अपनी पर्ची कटवाकर अपने लिए घोड़ा या खच्चर बुक कर सकते हैं, जो आपको 3200 रुपये में मिलेगा। अगर आप यात्रा के बीच में ही घोड़ा लेना चाहते हैं तो आपको इसका मुँह मांगा रेट देना पड़ेगा, जो 5 या 6 हज़ार भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, जिसकी बुकिंग आपको एडवांस में GMVN की साइट पर करवानी पड़ेगी। पांचवा और बेस्ट ऑप्शन है पैदल यात्रा, जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता और पैदल यात्रा ही आपके लिए शुभ मानी जाती है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। पैदल यात्रा में ही आप केदारनाथ यात्रा और कुदरत की सुंदरता का पूरा आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों अब टाइम हो चुका है 2:30 और हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव जंगल चट्टी में। यहाँ पर आप कुदरत की सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों से निकलता हुआ झरना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इन पहाड़ों से आगे देखिए कैसे ये पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और हमें उन्हीं पहाड़ों के पार जाना है, क्योंकि हमारे केदारनाथ महादेव जी का मंदिर उन्हीं पहाड़ों में है। जंगल चट्टी में आप कुछ देर आराम भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कुछ दुकानें भी मिलेंगी जहाँ पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों अगर हो सके तो आप कुछ खाने पीने की वस्तुएं अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 रुपये वाले पानी की बोतल 50 या 60 रुपये में मिलेगी। दोस्तों हमारी यात्रा लगभग 8 किलोमीटर तक की हो चुकी है और केदारनाथ जी अब हमसे 10.5 किलोमीटर ही दूर है। जितना आप ऊपर चढ़ते जाते हैं महंगाई भी आसमान छूने लगती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दुकानदार आपकी सेवा के लिए नहीं बल्कि आपको लूटने के लिए बैठे हैं। दोस्तों आप जो ये खच्चर देख रहे हैं आप इनसे बचकर चलें। अगर खच्चर का पैर गलती से आपके पैर पर पड़ गया तो आपकी यात्रा बहुत ही कठिन हो सकती है, क्योंकि दुर्घटना से देरी भली। आप अपनी यात्रा धीरे धीरे करें, समय समय पर पानी पीते रहें, छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ें। इससे आपको थकान कम होगी और यात्रा में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको रास्ते में 4 या 5 वाटरफॉल देखने को मिलेंगे और ये वाटरफॉल उनमें से एक है जो बहुत ही सुंदर है। आप वाटरफॉल के नज़दीक सेल्फी या वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। अगर सेल्फी लेनी ही है तो दूर हट कर ले, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड या पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। दोस्तों अब हम पहुंच गए रामबाड़ा और यहीं से आप मंदाकिनी नदी के इतने करीब से दर्शन कर सकते हैं। और यही वो जगह है जहां से 2013 वाली विनाशकारी प्रलय गुजरी थी, जिसने सभी पुल और रास्तों का विनाश कर दिया था। अब उनकी जगह नए रास्ते बनाए गए हैं जिनको आप वीडियो में देख रहे हैं। अब आगे की यात्रा बिल्कुल खड़ी और कठिन होने वाली है, क्योंकि आगे का पूरा रास्ता चढ़ाई का है। तो चलते हैं अपनी यात्रा पर। हमने अपनी यात्रा लगभग 13 से 14 किलोमीटर तक की कंप्लीट कर ली है और अब टाइम हो चुका है शाम के 5:10। हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप बड़ी लिंचोली में। और मौसम की बात करें तो अप्रैल का महीना है और ठंड बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये बेस कैंप बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच है और इस टाइम टेम्परेचर -5 डिग्री है। यहाँ पर ऊंचाई भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम है। यहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिस कारण सांस फूलने लगती है। और थकावट के बारे में तो क्या बताऊँ, हालत बहुत ख़राब हो चुके हैं। यहाँ से केदारनाथ धाम तक की दूरी 5 किलोमीटर ही बची है। शाम का टाइम हो चुका है और मौसम भी खराब होने वाला है और हमने फैसला किया है कि हम आगे की यात्रा कल सुबह शुरू करेंगे और आज रात को यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि आपको यात्रा पर एक रात तो लगेगी ही। या तो आप यहाँ पर रुके या फिर केदारनाथ धाम वाले बेस कैंप में। मैं सभी यात्रियों को यही एडवाइस दूंगा कि आप धाम में रुकने के बजाय बड़ी लिंचोली यानी इस बेस कैंप में रुकें, जिसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये टेंट दिखा देता हूं जिसमें हमने अपना बेड बुक किया है। ये एक बड़ा टेंट है जिसमें 10 बेड हैं, जो 10 यात्रियों के लिए है और इसका किराया 500 रुपये पर बेड है। 500 रुपये में आपको इस टेंट में एक गद्दा, एक स्लीपिंग बैग और एक रजाई मिलेगी, जो आपको इस भयंकर ठंड से बचाने के काम आएगी। ऐसे ही आप और भी टेंट देख रहे हैं यहाँ पर, जिनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी न हो। दोस्तों जो ये आप छोटा टेंट देख रहे हैं, यह प्राइवेट टेंट है जिसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं और इसका किराया 2000 रुपये है। अगर टेंट की बात करें तो साइज के हिसाब से 2000 रुपये भी ज़्यादा है। अगर आप यही टेंट केदारनाथ धाम में लेंगे तो आपको ऐसे ही टेंट के कम से कम 5 से 6000 रुपये तक देने पड़ेंगे और बड़े टेंट के लिए आपको 1000 से 1500 रुपये देने पड़ेंगे पर बेड के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम GMVN का डॉर्मेट्री बेड ले लेंगे
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको धाम में साथ के साथ कोई भी डॉर्मेट्री बेड नहीं मिलेगा, क्योंकि GMVN के बेड हमेशा ही एडवांस में बुक रहते हैं, जिनको आप 10 या 15 दिन पहले बुक करवाना पड़ता है। और जो यात्री सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं महंगे वाला बेड ही ले लूँगा, तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मौसम की। केदारनाथ धाम में कभी भी मौसम खराब हो सकता है और भारी बर्फबारी हो सकती है, जिससे ये टेंट टूट जाते हैं और बर्फ़ में दब जाते हैं। उसके बाद आपको पूरी रात बैठकर काटनी पड़ेगी, जिससे आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है। दोस्तों, तो अब करते हैं आराम और कल सुबह अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू करती है जंगल चट्टी से, जिसकी दूरी केदारनाथ धाम तक की 5 किलोमीटर की है। आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि सामने बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि रात को भारी बर्फबारी हुई थी और जिस रास्ते से हम चल रहे हैं बर्फ ने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। प्रशासन ने इस बर्फ को हटाकर यात्रा के लिए फिर से शुरू कर दिया है। देखिए कैसे ग्लेशियर को काट कर रास्ता बनाया गया है। आपको यहाँ से बड़ी बड़ी बर्फ की चोटियाँ देखने को मिलेंगी, जो बर्फ से ढकी हुई है, जिन्हें देखकर बहुत ही खुशी मिलती है। दोस्तों, महादेव की कृपा से अब हम पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ाव केदारनाथ में। अब यहां से केदारनाथ मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। जो यात्री घोड़े या खच्चर से यहां पर आते हैं, उनको घोड़े वाले यहीं पर उतार देते हैं। इससे आगे घोड़े नहीं जा सकते। आगे की 1.5 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल सीधा है, चढ़ाई ना के बराबर है, जो आप आराम से कर सकते हैं। आप जो ये पहाड़ी देख रहे हैं, यह 2013 से पहले वाला रास्ता है, जिसको उस भयंकर प्रलय ने बर्बाद कर दिया था। अब सिर्फ उसके निशान ही बचे हैं, जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। 16 जून 2013 की रात केदारनाथ धाम में तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण तेज जल सैलाब आया और हजारों जिंदगियां अपने साथ बहाकर ले गया। पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी आए, जिसने बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया। आपदा के वक्त भी यहाँ 8 से 10 हजार यात्री फंसे हुए थे। अचानक आए इस जल सैलाब ने हजारों जिंदगियों को अपने साथ बहाकर ले गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3000 यात्रियों का आज तक पता ही नहीं चल पाया। हम तो महादेव जी से यही प्रार्थना करेंगे कि जिन यात्रियों ने इस आपदा में अपनी जान गंवाई थी, महादेव उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। भक्तों, तो हम महादेव के मंदिर पहुँचने वाले हैं, तो बढ़ते हैं अपनी यात्रा पर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ हेलीपैड पर। आप जो ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, आप इनकी बुकिंग GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करवा सकते हैं, जिनका आने जाने का किराया 6 से 8 हज़ार रुपये तक हो सकता है, जो आपको फाटा या गुप्त काशी से लेकर आते हैं। आप हेलीकॉप्टर से एक ही दिन में अपनी यात्रा कर सकते हैं। इनकी बुकिंग आपको 15 से 20 दिन पहले करवानी पड़ेगी। साथ के साथ आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर एडवांस में ही बुक रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करवाएं। किसी भी फर्जी वेबसाइट या किसी एजेंट के झांसे में न आए, क्योंकि हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर कई यात्रियों के साथ फ्रॉड हो चुका है। इसलिए सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ ही हेलीकॉप्टर बुक करें। दोस्तों, अब हम केदारनाथ धाम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और जो ये आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची की वेरिफिकेशन होगी और उसी के बाद ही आपको मंदिर की तरफ जाने दिया जाएगा। आपकी यात्रा पर्ची स्कैन करने के बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा, जिसमें महादेव मंदिर के दर्शनों के लिए टाइम मेंशन होगा। जैसे ही आपको टोकन मिलता है, उसमें लिखे टाइम के अनुसार ही आपको दर्शन करने हैं। अगर आधा 1 घंटा आप आगे पीछे भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है और उसी टोकन को देखकर ही आपको मंदिर में एंट्री मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो फ्रेंड्स और रिश्तेदार आपकी केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये वही टेंट हैं जो आपको यहाँ पर 4 या 5 हज़ार रुपये में मिलेंगे, और यही टेंट आपको बड़ी लिंचोली में 2,000 रुपये में मिलेंगे। और बर्फ़ तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। एंट्री करवाने के बाद तो बढ़ते हैं महादेव के चरणों की तरफ। आपको रास्ते में बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे जहां से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। पर एक बात ध्यान जरूर रखें, यहाँ पर महंगाई बहुत है। जो प्रसाद की थाली हरिद्वार से 50 रुपये की मिलती है, वही थाली आपको यहाँ से 250 या 300 रुपये में मिलेगी। और जो ये छोटा केदारनाथ मंदिर देख रहे हैं, इस भाई ने इस मंदिर के 600 रुपये मांगे हैं, मतलब हद है। यहाँ लोग श्रद्धा के नाम पर यात्रियों से पैसे ऐंठ रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। इन लोगों को यात्रियों की सेवा करनी चाहिए जो भारत के कोने कोने से केदारनाथ धाम में पहुँचते हैं, और ये सेवा के नाम पर इनसे लूट करते हैं। मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इस महंगाई के मामले में एक बार ध्यान जरूर दें। फाइनली केदार बाबा के आशीर्वाद से 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम धरती के स्वर्ग 4 धामों में से एक श्री केदारनाथ दरबार में पहुंच चुके हैं। हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ किस्मत वाले लोग ही इस धाम तक पहुंच पाते हैं। पता नहीं क्या चमत्कार है इस धाम में कि यात्रा की सारी थकावट एकदम से दूर हो जाती है इस स्वर्ग में आते ही। सही में इस धाम को धरती का स्वर्ग कहा गया है। दोस्तों, आगे का वीडियो बिल्कुल अनकट रहेगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केदारनाथ धाम तक के दर्शन करवाऊंगा। क्योंकि जितना फल मुझे मिला है यहाँ तक पहुँचने का, उतना ही फल आपको भी मिलेगा बाबा जी के दर्शन करने का। दोस्तों, अभी अभी ताज़ा बर्फबारी हुई है धाम में, और जो शांति और सुकून यहाँ पर पहुँच मिल जाता है वो आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम इस समय केदारनाथ बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाबा केदारनाथ मंदिर के संपूर्ण दर्शन करवाऊंगा, और साथ के साथ उस भीमशिला के भी दर्शन करवाऊंगा जो 2013 वाली प्रलय में ऊपर से बहकर आई थी। दोस्तों, यही वो भीमशिला है जिसने इस मंदिर की रक्षा की थी, जो उस भयंकर प्रलय के साथ ऊपर से बहकर आई थी और इस मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई थी। भीमशिला के भी दर्शन करेंगे बिल्कुल नज़दीक से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। भक्तों, अगर आप मंदिर के लिए दान करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके भी आप घर बैठे दान कर सकते हैं, बिल्कुल डिजिटल माध्यम से। दोस्तों, हमने मंदिर के अंदर से महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं, जो बहुत ही अद्भुत है। मंदिर के अंदर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मंदिर के अंदर महादेव जी शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जो त्रिकोणीय आकार में है, और साथ के साथ मंदिर में पांडव अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी, नकुल सहदेव और लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्ति विराजमान है। यह पुराने पत्थरों से बनाया हुआ बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये पत्थर बहुत बड़े बड़े साइज में स्थापित किए गए हैं। मैं अंदर के दर्शन आपको नहीं करवा सकता क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप आएं और इस पवित्र मंदिर के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत से यात्री यहाँ पर आते जरूर हैं, लेकिन मंदिर के बारे में नहीं जानते। पंच केदारों की कथा में ऐसा माना जाता है कि जब कौरव और पांडवों का महाभारत युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, और पांडवों को ये दुख था कि उन्होंने अपने भाइयों का ही वध किया है। इस वजह से वो इस पाप से मुक्त होना चाहते थे, तो इसके लिए वो महादेव जी से आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन महादेव जी जो उनके इस पाप से रुष्ट थे,
महादेव जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव के दर्शनों के लिए पांडव काशी गए, पर उन्हें वहां भी नहीं मिले, तो पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। महादेव जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में आ गए। वहीं दूसरी ओर पांडव भी हट कर चुके थे और उनका पीछे करते करते वो भी केदार पहुंच गए। फिर पांडवों से बचने के लिए महादेव जी ने बैल का रूप धारण किया और अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को भी संदेह हो गया और फिर भीम जी ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सभी गाय बैल तो भीम की टांगों के नीचे से निकल गए, पर महादेव जी जो बैल के रूप में थे भीम की टांगों के नीचे से निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। तब भीम ने महादेव जी को पहचान लिया, तो भीम उनके बैल रूप की ओर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया और महादेव जी से प्रार्थना की। फिर महादेव जी पांडवों की इस भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से महादेव जी बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में आज श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। चलिए मंदिर के दर्शनों के बाद मैं आपको पवित्र भीमशिला के दर्शन करवाना चाहता हूँ, जिसने 2013 में आई विनाशकारी प्रलय से केदारनाथ मंदिर की और सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई थी। दोस्तों यही वो भीमशिला है जिसे श्रद्धालु शिवलिंग की तरह पूजते हैं। 16 जून 2013 की वो रात जिसमें केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी थी। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटते ही उसका सारा पानी नीचे की ओर आने लगा, जो बिल्कुल जल प्रलय जैसा तबाही वाला मंजर था। यहाँ के यात्रियों का कहना है कि 16 जून की वो रात उन्होंने मंदिर के पीछे ऊपर वाले पहाड़ी भाग में पानी का तेज बहाव आते हुए देखा। उसके बाद तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में ही शरण लेना सही समझा, जिस कारण सैकड़ों यात्रियों की जान बची। देखिए यही वो जगह है जहां से भयंकर तबाही बहकर आई थी, जिसने केदारनाथ घाटी में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी का सैलाब जिसने केदारनाथ घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों से बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी थी। उस सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था, ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ मंदिर में रहने वाले साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की तरफ आ रही थी, लेकिन अचानक ये चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 20 फुट की दूरी पर रुक गई। लोगों को ऐसे लगा कि उस चट्टान को किसी ने एकदम से रोक दिया हो। वहीं मंदिर के साधुओं का मानना है कि पांडव भीम ने अपनी चट्टान रूपी गदा को मंदिर के पीछे गाड़ दिया था मंदिर की रक्षा के लिए। तभी से इस चट्टान को भीमशिला का नाम दिया गया है और यात्री इस शिला की पूजा करते हैं। दोस्तों ये सामने श्री भैरव बाबा का मंदिर है, जिसकी दूरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अब शाम के 3 बजे का टाइम हो चुका है, बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। अब समय हो गया है वापस सोनप्रयाग जाने का। हमारी यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि महादेव मुझे हर साल अपनी शरण में बुलाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप ऐसे ही 4 धामों की दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल मिस्टर इंडियन सोलो ट्रैवलर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।